प्यारे बच्चों, अभी तक हमने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा है। यह आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ और फरवरी 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। बच्चों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत गठित किए गए प्रांतीय परिषदों के चुनावों का बहिष्कार किया था, लेकिन अब वे चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। उनका मानना था कि परिषदों में प्रवेश करके ही ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया जा सकता है और नीतियों में सुधार भी किया जा सकता है। बच्चों, प्रांतीय परिषद चुनाव आज के राज्य विधानसभा चुनावों की तरह ही थे। क्योंकि मताधिकार सीमित था, इसलिए ये चुनाव पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं थे। इन चुनावों में भाग लेने के लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में भारतीय राजनीति के स्वरूप को बदल दिया। विश्व आर्थिक मंदी 1929 में आई थी बच्चों, लेकिन इसके कारण भारतीय कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और निर्यात कम हो गया, जिसके कारण किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हालात इतने नाजुक हो गए कि किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे थे और लगान चुकाना मुश्किल हो गया था। इन्हीं आर्थिक मंदी के हालातों में राजनीतिक सत्र पर भी काफी बड़े बदलाव आए। कैसे बदलाव आए, आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, 1927 में इंग्लैंड की टोरी सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इस कमीशन का नेतृत्व सर जॉन साइमन कर रहे थे। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो इसे विरोध का सामना करना पड़ा। जगह जगह साइमन वापिस जाओ के नारे लगाए गए। एक ऐसे ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। इन विरोधों को रोकने के लिए अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने, आपको याद रखना है, अक्टूबर 1929 में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इरविन ने डोमिनियन स्टेटस का ऐलान कर दिया। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ है बच्चों, भारत को अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, अर्थात भारतीयों को सीमित स्वायत्तता या स्वतंत्रता दे दी जाएगी, परंतु भारत ब्रिटेन के अधीन रहेगा। इस ऐलान के बाद कांग्रेस के तेज तर्रार खेमे ने इसका विरोध किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता शामिल थे। वहीं उदारवादी और मध्यम मार्गी नेताओं ने डोमिनियन स्टेटस का पक्ष लिया। उदारवादी और मध्यम मार्गी नेताओं से अभिप्राय है बच्चों, ये ब्रिटिश शासन के अधीन सुधारों की वकालत करते थे। हालांकि इस खेमे का प्रभाव कम होता जा रहा था और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना तय किया। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में देश को एकजुट करने का एक नया रास्ता ढूंढा। यह नया रास्ता क्या था, आइए जानते हैं। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा, जिसमें गांधी जी की 11 मांगे शामिल थी। इरविन कौन थे, आपको याद होगा, जिन्होंने डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किया था। ये मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों से संबंधित थी, लेकिन सबसे प्रमुख मांग थी नमक पर लगने वाले कर को समाप्त करना। याद रखना है, महत्वपूर्ण मांग थी, नमक पर लगे कर को समाप्त करना। गांधी जी का मानना था
कि नमक भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसे अमीर और गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। गांधी जी ने इरविन को अपनी मांगे मानने के लिए 11 मार्च तक का समय दिया और मांगे न मानने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बात कही। देखिए बच्चों, अवज्ञा होती है आज्ञा न मानना और सविनय का अर्थ है विनती सहित, अर्थात ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ना और उनकी बात की अवहेलना करना, ब्रिटिश सरकार के आदेशों को न मानना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसे सिविल नाफरमानी आंदोलन, नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सभी नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन के हैं, याद रखने हैं। वायसराय ने गांधी जी की मांगे नहीं मानी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ नमक यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा 240 किलोमीटर लंबी थी, जो साबरमती आश्रम से शुरू होकर गुजरात के तटीय कस्बे दांडी तक थी। इस यात्रा में गांधी जी ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते वहां जनसभाओं को स्वराज का अर्थ समझाते और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करते। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसके बाद हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। लोगों ने सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बच्चों, बहिष्कार और पिकेटिंग शब्द कल हमने पढ़े थे। किसानों ने लगान और कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारियों ने इस्तीफे दिए। आदिवासी किसानों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया। आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश सरकार ने वनों को सुरक्षित या आरक्षित घोषित कर दिया था और आम आदिवासियों का जीवन दूभर हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते लोगों ने कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया। इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, याद रखना है। गुस्साई भीड़ ने हिंसात्मक प्रदर्शन किए। कुछ समय बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने हिंसात्मक प्रदर्शन किए, जिसके तहत पुलिस चौकियों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले किए गए। सरकार ने निर्ममता से इस आंदोलन को कुचल दिया। हिंसात्मक गतिविधियों के कारण गांधी जी ने आंदोलन एक बार फिर से वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना स्वीकार किया और इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करना स्वीकार किया। राजनीतिक कैदी बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए आंदोलनकारी। तो इन आंदोलनकारियों को रिहा करने की बात ब्रिटिश सरकार ने कही और गांधी जी ने लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना स्वीकार किया। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौते की ये मुख्य बातें थी बच्चों। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था, लेकिन दिसंबर 1931 में गांधी जी सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, परंतु गांधी जी निराश होकर भारत लौटे क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में उनकी वार्ता असफल रही। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पाया कि अंग्रेजी सरकार ने दमनकारी नीतियां अपनाते हुए खान अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया और सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। गांधी जी ने आंदोलन दोबारा शुरू किया
और साल भर तक यह आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते यह आंदोलन धीमा पड़ गया। बच्चों, आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति विभिन्न सामाजिक समूहों का दृष्टिकोण कैसा था। धन्यवाद।